जय श्री राम। आज हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है हम 7 या 8 लेक्चर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज हम पहला लेक्चर अटेंड करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि लाइट होती क्या है, लाइट के बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन जो कि एक खूबसूरत सा फिनोमेना है लाइट का, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा इसमें, और कुछ जो इम्पॉर्टेंट MCQs हो गए या क्वेश्चन आंसर हो गए NCERT में से, वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे इस लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखो, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। चाहे आप जेके बोर्ड को ले लो, CBSE को ले लो, लॉन्ग आंसर जो होगा वो इसी चैप्टर से बनता है आपका। तो जेके बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो जेके बोर्ड में ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में से आपका 8 मार्क्स का ये फुल चैप्टर है। और जो लॉन्ग आंसर देखने को मिलता है 5 नंबर का, वो भी इसी चैप्टर से आता है, हर बार आता है। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारे लिए बन जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट है क्या। देखो, लाइट जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइट जो है वो एक बहुत ही हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लाइट नहीं हो तो चीज़ें हमें विजिबल नहीं होती। जैसे मैं अगर आपको विजिबल हो रहा हूँ, या आपकी सराउंडिंग की जो चीज़ें हैं, चाहे आपका बेड हो, मोबाइल हो या फिर लैपटॉप हो, कोई भी चीज़ हो, वो विजिबल हो रही है बिकॉज ऑफ लाइट। तो लाइट हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म है, जिसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, वो यही कारण है कि लाइट जो है वो सूरज कहाँ पे है, आउटर स्पेस में है ना, तो वहाँ से भी ट्रैवल करके लाइट हम तक पहुँच पाती है। ठीक है, तो लाइट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये अगर हमें कोई चीज़ विजिबल हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके पीछे की कहानी अगर हम देखें तो 3 जो करैक्टर हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जो भी चीज़ें आपको विजिबल हो रही है वो बिकॉज ऑफ कोई ना कोई इसका सोर्स होगा, चाहे वो आपका बल्ब है, चाहे वो ट्यूबलाइट है, फ्लैश लाइट है, या फिर अल्टीमेट सोर्स ऑफ जो लाइट का है वो हमारा सन है। ठीक है, सन की वजह से भी, सन ही तो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट, वही तो रोशनी दे रहा है, पूरे संसार को जगा रहा है। ठीक है, तो जब लाइट क्या करती है, सूरज से आती है, तो वो क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है। तो सेकंड हमारे लिए जो चीज़ समझने वाली है वो है ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, देखो ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट वो चीज़ है, अब मैटर भी बोल सकते हो। जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, लैपटॉप हो गया, आपका दीवार हो गई, डेस्क हो गया, कोई भी चीज़, कोई भी मैटर वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट की 3 चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए उसके पास। या तो वो लाइट को क्या करता हो, रिफ्लेक्ट करता हो, या तो लाइट को वो क्या करे, एब्जॉर्ब करे, या फिर वो लाइट को एमिट करे। तो इस कैटेगरी में देखो, सन भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एक छोटा सा छोटा जो एटम होगा, मैटर का जो हिस्सा है, वो भी एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा उस कंडीशन में। तो 2 चीज़ें आ गई। अब हमारे पास सोर्स ऑफ जो लाइट है वो भी है, दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। अब जो मिसिंग पीस है वो है सेंसिटिव ऑर्गन। दोनों चीज़ें होके भी आप नहीं चीज़ों को देख पाओगे, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपको विजिबल हो रही है तो बिकॉज ऑफ सेंसिटिव ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं आई। तो आई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चीज़ों को देखने के लिए। अब होता क्या है, सिंपल सा सिनेरियो है, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो वहाँ से बाउंस हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज उसको क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। जैसे अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो मोबाइल के ऊपर लाइट गिर रही है और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज़ में आ रही है, तभी आपको वो चीज़ जो है वो विजिबल हो रही है। इतना सिंपल सा फिलॉसफी है इसमें, और कुछ नहीं है। अब देखो लाइट, जैसे मैंने बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसको कोई भी मीडियम मटेरियल नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ये विदाउट मीडियम से भी ट्रैवल कर जाती है। और सबसे तेज अगर हम बात करते हैं इसकी स्पीड की, तो स्पीड देखो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये धरती के 7.5 चक्कर लगा देती है। इतनी फास्ट, कैन यू इमेजिन इट। अगर हम बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की, कि ट्रैवल कैसे करते हैं, इसका मोशन क्या होगा, तो
इट्स ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा सीधी चलती है, मुड़ती नहीं है। ठीक है, आप पानी देखते हो, अगर पानी के रास्ते में कोई पत्थर आ जाता तो पानी पत्थर के आजू बाजू से निकल जाता है, लेकिन इसके रास्ते में अगर पत्थर आ गए ना तो ये क्या करेगा, रुक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, लाइट रेस ब्लॉक हो जाएगी। तो इट मीन्स पीछे बनेगा क्या, शैडो। हम जितने भी ग्रहण देखते हैं, एक्लिप्सेस देखते हैं, वो सारे इसी की वजह से हो रहे हैं। और यही तो बता रहे हैं कि लाइट जो है इसका ट्रैवल करने का जो बिहेवियर है वो कैसा है, स्ट्रेट लाइन, तभी तो शैडो कास्ट होती है। अब जो लास्ट इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है इसका डुअल नेचर। देखो 19th सेंचुरी तक साइंटिस्ट को लगता था कि जो लाइट है उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है वो वेव नेचर की है। यानी कि जैसे आपने कभी पत्थर लिया होगा और तालाब में फेंका होगा तो होता क्या है, उससे रिपल्स निकलती हैं। ठीक है, जैसे ये पानी है, अगर इसके ऊपर आप क्या करते हो, पत्थर फेंकते हो तो यहाँ से वेव बनना शुरू हो जाती है। तो वैज्ञानिकों को लगता था कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो वेव नेचर है। ये 19th सेंचुरी तक जो वैज्ञानिक थे उनको लगता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन आए 1905 में, इसका दूसरा नेचर का भी पता चल गया कि ये पार्टिकल नेचर में भी बिहेव करती है। इसका एक और नेचर है वो है पार्टिकल। तो कभी कभी ये बिहेव करती है एज अ वेव नेचर, कभी ये बिहेव करती है एज अ पार्टिकल नेचर। और एक फेमस हाँ बोल सकते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन और प्लैंक, ये दो वैज्ञानिक थे 1905 में। इन्होंने क्या किया, ये इसका नेचर जो है पार्टिकल नेचर वो डिस्कवर किया। जब कभी भी लाइट किसी मेटल के ऊपर पड़ती है तो मेटल में आपको पता है एटम होते हैं, और एटम में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब ये पड़ेगी तो उन्होंने बताया कि जो लाइट पार्टिकल नेचर में ट्रैवल करती है तो डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में वो ट्रैवल करती है। उसकी एनर्जी कोई पैकेट की फॉर्म में रहती है जिसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। अब जो फोटॉन जैसे गिरता है किसी मेटल के ऊपर तो यहाँ से इजेक्शन करता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इसी कंसेप्ट को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इजेक्शन हुआ किसका, इलेक्ट्रॉन का, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस डिस्कवरी से 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ के साथ नवाजा भी गया था। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर की होती है, पार्टिकल के साथ साथ वो वेव नेचर भी शो करती है, जो लेटर ऑन हमें पता चला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसके साथ इसके साथ एक और कंसेप्ट भी जुड़ा है डी ब्रोगली का, आप क्लास 11th में पढ़ोगे। अगर वो आपकी लाइट है वो वेव नेचर की है तो पार्टिकल भी है तो उसका दूसरा भी होगा कि वो वेव नेचर भी शो करता है आपका पार्टिकल्स। वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे क्लास 11th में। अब बात कर लेते हैं रे क्या होती है और बीम ऑफ लाइट क्या होती है। देखो रे, कोई भी लाइन जब वो ट्रैवल कर रही है और वो एरो हेड अगर उसका है लाइन के ऊपर तो वो एक्ट कर जाती है एज अ रे। जब मल्टीपल रेस, ठीक है, वो ट्रैवल करती हैं विदाउट इंटरसेक्टिंग ईच अदर और कभी वो मीट ही ना करे तो उनको हम बोल देते हैं पैरेलल बीम। क्या बोल देते हैं, बीम। बंडल ऑफ रेस, जब बहुत सारी रेस इकट्ठी चलती हैं तो वो कहलाती हैं आपकी बीम। अब ये कैसी लाइंस हैं, पैरेलल है, नॉन इंटरसेक्टिंग है, कभी इंटरसेक्ट करेंगी नहीं तो ये कहलाएंगे आपकी पैरेलल बीम। कन्वर्जिंग वाली क्या होती है, देखो कन्वर्जिंग जो केस है आपका वो हमें देखने को मिलता है कनकेव मिरर में, जो कि हम बाद में भी इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या, जब कभी भी बंडल ऑफ रेज आती हैं इसमें, यानी कि बीम आता है रेज का, तो ये क्या करता है, उसको कन्वर्ज कर देता है। सारी की सारी रेस जो है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरती हैं कन्वर्ज होने के बाद। तो ये जो नेचर है आपका, ठीक है, इस नेचर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। और डाइवर्जिंग कौन शो करता है, डाइवर्जिंग के लिए हमारे पास एक और मिरर होता है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये मत डाउट में रहना कि कनकेव क्या है, कन्वेक्स क्या है, ये हम आने वाले जो लेक्चर होंगे, थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर उसमें हम डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो जब कभी भी यहाँ पे भी बंडल ऑफ रेज आती हैं तो ये क्या करता है, उन रेस को स्प्रेड आउट कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, बहुत सारी रेज आएंगी और जैसे आएंगी ये इनको दूर दूर फेंकता जाएगा।
ये कन्वेक्स मिरर का नेचर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये जो बिहेवियर है बंडल ऑफ रेस का, ये कैसा है, डाइवर्जिंग बीम है। क्लियर हुआ इतना सा। ठीक है, अब ये जो मिरर हैं जो मैंने अभी बताया आपको, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। ठीक है, ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये हम लेटर ऑन जो हमारे लेक्चर आएंगे उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप लेक्चर में अटेंडर होगे आपको चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है ये रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले ये चीज़ समझेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि लाइट जो है वो कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी का ले लेते हैं, जैसे कि हमारा सन हो गया, यहाँ से आ रही है। जो सन से लाइट आती है डायरेक्टली सोर्स ऑफ एनर्जी से, जैसे बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, कहीं से भी आ रही है, तो वो जो रे होगी वो रे आपकी कहलाती है इंसिडेंट रे। ठीक है, और जिस पॉइंट के ऊपर वो हिट करती है रे, जैसे यहाँ पे हिट कर गई, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और हिट करने के बाद होता क्या है, ये बाउंस बैक हो जाती है इनटू द सेम मीडियम। देखो एयर से आई थी, एयर में चले गई, तो इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेंट बैक करना, बाउंस बैक करना, रे ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर या फिर कोई भी पॉलिश सरफेस, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। है ना, कितना प्यारा। अब रुको, इसमें एक और चीज़ ऐड होती है, वो है नॉर्मल। हमारा नॉर्मल क्या होता है, देखो जिस पॉइंट पे आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वहाँ से हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं, और इस लाइन को हम कहते हैं ये हमारा नॉर्मल है। अब देखो जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल बनता है आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कौन सी हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। क्लियर हुआ इतना सा। ठीक है, तो यही है रिफ्लेक्शन। आप देखोगे बाउंसिंग बैक हो रहा है रे का, ठीक है, इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द स्मूथ सरफेस। अब रिफ्लेक्शन जो है वो दो तरह की होती है, एक आता है आपका स्मूथ रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा आता है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो ये क्या होते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया, स्मूथ कहीं सरफेस है, जैसे रिवर हो गया, टाइल्स हो गई, मिरर हो गया, जो आप देखते हो, जहाँ पे भी आपको अपनी इमेज दिखती है ना, तो समझ आना कि वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। जहाँ पे भी इमेज दिख जाए, जहाँ पे भी इमेज का फॉर्मेशन हो जाए, वहाँ पे आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, जिसको आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि चीज़ें विजुअल हो रही हैं आपको, आप अपने आप को देख पा रहे हैं उसमें। जैसे पानी में आप अपना चेहरा देख सकते हो, मिरर में अपना चेहरा देख सकते हो, कुछ ऐसी टाइल्स होती है वहाँ पे भी अपना चेहरा देख सकते हो। जहाँ जहाँ आपको अपनी इमेज दिख रही है, समझ जाना कि वो जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेसेस जैसे मिरर हो गया, वहाँ पे देखने को मिलता है हमें। ठीक है, अब डिफ्यूज्ड वाला देख लो। डिफ्यूज्ड वाला क्या होता है, देखो डिफ्यूज्ड वाला रिफ्लेक्शन में जो सरफेस रहता है ना, वो सरफेस आपका रफ होता है, यानी कि वो आप समझ सकते हो बम्पी सा सरफेस रहता है, जैसे दीवार हो गई, कागज़ हो गया, ठीक है, कार्डबोर्ड हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपकी अपनी इमेज नहीं देख पाते हो। जहाँ पे आपकी इमेज नहीं दिख रही है ना, तो समझ आना वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है। लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है। तो ये ज़रूरी भी तो है, अगर आपको चीज़ों को देखना है तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अगर आपको मोबाइल दिख रहा है तो मोबाइल क्यों दिख रहा है, उसको देखो, उसकी स्क्रीन को छोड़ो, स्क्रीन तो स्मूथ सरफेस है, वहाँ पे आपको जो रिफ्लेक्शन दिखेगा वहाँ पे अपना चेहरा दिख जाएगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन उसकी बैक साइड देखो, अगर वो पॉलिश नहीं है, अगर आपने कवर लगाया है तो आपको दिखेगा कवर उसका। ठीक है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वो डिफ्यूज्ड हो रहा है।
ठीक है, चीज़ों को देखने के लिए। अगर हर जगह पे आपका स्मूथ ही रिफ्लेक्शन होता ना तो चीज़ें बिल्कुल मिरर की तरह हो जाती। तो दो ही चीज़ें बचती, एक तो सोर्स ऑफ लाइट जो सन है, बाकी और कुछ नहीं होता। बाकी सब बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हो कि बिल्कुल शीशे की तरह होता हर चीज़। क्लियर हुआ ना सर? अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसके लॉज आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। तो पहला लॉ बहुत ही आसान है। फर्स्ट लॉ जो है इसका वो रहता है आपका कि जो एंगल बनता है, ठीक है, मैंने अभी बताया था कि जो इंसिडेंट रे है जिस पॉइंट पे हिट करती है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से क्या होता है आपका, हम इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं जो 90 डिग्री की होती है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन आ गई, ये एंगल बन जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको आप आई से भी डिनोट कर सकते हो, और ये जो एंगल है ये एंगल बन जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको आप आर से डिनोट भी कर सकते हो। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ आई होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। यही बोलता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकंड लॉ क्या कहता है कि ये जो रे है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, किसी एक प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देख पा रहे हो ये सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ये दो लॉ है। अब कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर है, याद रखना उसमें ये सारे के सारे लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। कई बार हम देखते हैं एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, एक एक नंबर का आ जाता है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, उस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितने भी आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं ना, उन सब में ये लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। तो इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। अब देखो बात करते हैं मिरर की। मिरर क्या होते हैं? मिरर कांच का टुकड़ा, ठीक है। मिरर से पहले हम बात करते हैं इमेजेस की। इमेजेस क्या होती हैं? देखो इमेजेस क्या है और इमेजेस बनती कैसे हैं। एक तो मैंने देखा कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इमेजेस बनेगी, अगर डिफ्यूज्ड हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा स्कैटरिंग की वजह से। अगर इमेजेस बन रही है तो इमेजेस दो तरह की बनती है। एक जो इमेज होती है हमारे पास वो होती है रियल इमेज, जैसे कि नाम बता रहा है रियल, और रियल को रील से याद रखना, इंस्टाग्राम की जो रील होती है, यानी कि जो इमेज स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो आप, जिस इमेज को स्क्रीन के ऊपर ड्रान कर सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर उतार सकते हैं, जैसे सिनेमा में जाते हैं मूवी शो भी देखते हैं, वो सारी जो इमेज होती है वो सारी की सारी इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज होती है। मतलब एक्चुअल पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है वहाँ पे, असली इमेज आप बोल सकते हो वो इमेज रहती है। तो वर्चुअल इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज अपेरेंट वाली होती है। हमें लगता है कि यहाँ पे ये दो लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट हुई थी। हाँ, एक और बात, इमेज तभी बनेगी जब दो रिफ्लेक्टेड रेस क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इंटरसेक्शन नहीं हो रही है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी ना किसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुई होंगी, तो वो हमारी अपेरेंट हो जाती है, ठीक है। अपेरेंट जो होगी हमारी वो वर्चुअल इमेज रहती है, और ये मोस्टली बिहाइंड द मिरर बनती है। कहाँ बनती है? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। और ख़ास बात क्या है इसकी, इसको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते, इसको स्क्रीन के ऊपर ड्रॉन नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हो कहीं पे भी इंटरसेक्शन होगा, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा वहीं पे इमेज बनेगी, ठीक है। वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जहाँ पे आपका क्या होता है, अपेरेंट पॉइंट ऑफ मीटिंग होता है, नॉट एक्चुअल पॉइंट ऑफ मीटिंग, ठीक है। और मज़े की बात क्या है, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, इसको आप स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते। आप खुद को देखते हो ना सुबह आईने में, वो जो इमेज दिखती है आपको आईने के अंदर, वो कौन सी होती है? वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल इमेज याद रखना, ये इमेज इरेक्ट रहती है। और बात करते हैं रियल इमेज की, तो रियल इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी हो जाती है। रियल इमेज की बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे मोबाइल में आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, जितने भी इमेजेस आप देख रहे हो सारी की सारी कैसे होती है? रियल होती है। हमारी आंखों में जो रेटिना होता है, रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है, जो मैं देख पा रहा हूँ, किसी ना किसी चीज़ को आप देख पा रहे हो, वो जो इमेज बन रही है रेटिना के ऊपर, वो भी कैसी होती है? रियल नेचर की होती है। तो हमें चीज़ें सीधी क्यों दिखती है, उल्टी क्यों नहीं दिखती, है ना? तो इसका आंसर हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, जब हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसको होल्ड कर लो क्वेश्चन को। सिनेमा हॉल्स में चले जाओ या फिर अपने आप को देख लो, शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े जो मिरर होते हैं सब में जो इमेज आती है वो कौन सी होती है? वर्चुअल इमेज होती है। क्लियर हुआ इतना सा? अब बात करते हैं मिरर्स की। देखो
मिरर दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले मिरर होता क्या है, व्हाट इज़ मिरर। तो मिरर एक कांच का टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसको एक तरफ से क्या किया जाता है, पॉलिश्ड किया जाता है, और दूसरा सरफेस इसका कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। सोच लो ये एक कांच का टुकड़ा है, इसको एक तरफ से मैंने क्या कर दिया, पॉलिश्ड कर दिया, ये पॉलिश्ड वाला रीजन है, और ये वाला जो सरफेस है इसका ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। बस यही है मिरर। कोई पूछेगा व्हाट इज मिरर, मिरर इज अ पीस ऑफ ग्लास इन विच वन सरफेस इज हाईली पॉलिश्ड एंड द अदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। बस। अब मिरर के टाइप्स क्या हैं, तो मिरर जो है हमारे पास दो तरह का होता है, एक प्लेन और दूसरा स्फेरिकल। देखो स्फेरिकल मिरर को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड में, ठीक है। और जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर क्या होता है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्लेन मिरर को जैसे कि नाम बता रहे हैं, प्लेन मिरर मतलब किस सरफेस, उसका सरफेस कैसा होगा प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का जो सरफेस रहता है वो फ्लैट रहता है, ठीक है, फ्लैट सरफेस का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो इमेज जो बनेगी इसकी मिरर के बिल्कुल पीछे बनेगी। अगर ये 8 मीटर मिरर के सामने खड़ा है तो इमेज जो बनेगी इसकी 8 मीटर मिरर के पीछे बनेगी, ठीक है। अगर ये सीधा खड़ा है, इरेक्ट है, तो इमेज जो होगी इसकी वो भी कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। क्लियर हुआ। एक नई चीज़ देखने को मिलती है वो है लेटरल इन्वर्जन। ये क्या चीज़ है, मतलब साइड वाइज उल्टा, परवर्टेड इमेज। जो लेफ्ट हैंड होता है, अगर आप अपने आप को लेफ्ट हैंड दिखाते हो मिरर में तो आप जो आईना है आपका वो आपको राइट हैंड दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ है आपकी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इक्वी डिस्टेंस, साइज सेम, वर्चुअल और इरेक्ट, और इमेज जो होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। इसको हम लेटरल इन्वर्जन भी कहते हैं और परवर्टेड भी कहते हैं। ये आ गया लेटरल इन्वर्जन का केस, ठीक है। आपने देखा होगा एम्बुलेंस वगैरह उसमें भी उल्टा लिखा होता है, ठीक है। एम्बुलेंस को ऐसे लिख देते हैं, एम्बुलेंस को लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिखते हैं। क्यों, क्योंकि जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं आगे वाली गाड़ी के, उनको दिखना चाहिए एम्बुलेंस सीधा ऐसे, क्योंकि वो उल्टा लिखेंगे तो मिरर्स में उनकी इमेज क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, क्योंकि वो इमेज को क्या कर देता है, लेटरली इन्वर्टेड कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए एम्बुलेंस में ये साइन जो है वो उल्टा लिखा जाता है। अब एमसीक्यूज को देख लेते हैं। देखो ये सीबीएसई में आया था क्वेश्चन 2020 में। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ प्लेन मिरर एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, इन द मिरर सरफेस, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इंसिडेंट टू द सरफेस है, पजलिंग क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। क्या बोल रहा है ये, बना लेते हैं पहले। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमारा नॉर्मल है। क्या बोलता है कि एंगल जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है मिरर का टू द सरफेस के साथ, यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये कितना एंगल बन रहा है आपका, 30 डिग्री का, ठीक है। और आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो टोटल यहाँ तक का एंगल जो होता है आपका वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो 90 में से अगर आप 30 माइनस कर दो, पीछे कितना बच गया, 60 डिग्री। ये जो 60 डिग्री है ये क्या है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, वो भी 60 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होते हैं। यही तो बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अगर एंगल ऑफ आई कितना है, 60 है, तो एंगल ऑफ आर भी कितना होगा, 60 ही होगा, ठीक है। जेके बोस 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखो ये वाला एमसीक्यूज शायद 2026 में भी आया, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले आया, ठीक है, कुछ ऐसा ही था मिलता जुलता। एक ऑब्जेक्ट अगर प्लेस हुआ है प्लेन मिरर में, हम बना लेते हैं, ये प्लेन मिरर आ गया हमारा, ठीक है।
इसको पॉलिश कर लो। जब तक पॉलिश नहीं होगा तब तक मिरर नहीं बनेगा, याद रखना इस चीज़ को। एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है 2 मीटर, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है, ये आप हो, ठीक है, 2 मीटर आगे खड़े हो ऑब्जेक्ट किससे, प्लेन मिरर से, और द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द इमेज, आपको बताना है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। आपको पता है अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 मीटर है तो इमेज जो बनेगी इसकी वो भी एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे बनेगी, 2 मीटर पे बनेगी। अब टोटल जो डिस्टेंस आएगा, हाँ ये इसी 2026 में आया था क्वेश्चन, टोटल कितना आएगा 2 + 2, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4 मीटर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, ये जो क्वेश्चन है इसको आप ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर लिख देना, और जो सही आंसर करेगा, और ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2027 में आ सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर सकते हो, और जो सही आंसर देगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। कुछ नहीं है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। और क्या करना है, डज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मीन द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, फेलियर है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। और ये भी आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये भी आप प्रैक्टिस करो, इसका भी आंसर आप पिन कर देना, इसका भी आंसर कमेंट में रख देना, मैं जो सही आंसर जिसका होगा उसको पिन कर दूंगा। बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, ये भी क्वेश्चन जो है वो 2026 में आया जेके बोर्ड में, ठीक है, जेके बोर्ड में आया ये 2026 में, ठीक है। तो देख रहे हो कितना मतलब चेंज कर रहा है, एडवांस कर रहा है आपका जेके बोर्ड भी सीबीएसई की तरह। तो बी प्रिपेयर फॉर द ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसे मैंने पीछे समझाया वैसा ही क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारा जो ऐप है इसको भी डाउनलोड कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, MCQs मिल जाएंगे, ठीक है। ऐप ST क्लासेस सर्च मारोगे और प्ले स्टोर पे सर्च मारोगे, आपको ऐप मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, और हर एक कंटेंट जो है, जैसे MCQs हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, नीट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है, किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, तो हर एक चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इवन स्कूल 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक हर एक सब्जेक्ट के, साइंस हो, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हर एक चीज़ का कंटेंट वहाँ पे पड़ा हुआ है। अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पड़ा हुआ, आप ले सकते हो, ठीक है। और हमें टेलीग्राम पे भी और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।